नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज हम आपके साथ चीन की बातचीत करने वाले हैं। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले ही कहा हो कि भारत की इंच भर भी भूमि पर चीन या नेपाल या किसी भी दुश्मन देश ने कब्जा नहीं किया है या उस पर प्रवेश नहीं किया है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से माने तो यह कतई सच नहीं साबित होता दिख रहा है, क्योंकि भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर चीन ने कब्जा जमा कर बैठा हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों भारत और चीन ने भारत और चीन के बीच जिस तरह से एलएसी पर दोनों ओर से तलवारें खींची हुई हैं, गलवान घाटी पर दोनों ओर से तोपें और लड़ाकू विमान गरज रहे हैं, दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उनसे कम से कम यह तो लगता ही है कि चीन के मंसूबे हमारे देश के प्रति ठीक नहीं हैं। और बात विपक्ष की नहीं है, पूरा देश जानता है कि चीन ने भारत की तकरीबन 38,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर अवैध ढंग से कुंडली मार के बैठा हुआ है। अकेला भारत ही क्यों, बल्कि दुनिया के 14 देशों के 41,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर चीन ने अवैध ढंग से कब्जा कर रखा है। आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि यह भूमि तकरीबन चीन की तरफ से चीन का 43% हिस्सा आज किया, उसकी 43% हिस्सा और दूसरे देशों से कब्जा की हुई है। गलवान घाटी, आइए अक्सान घाटी के बाद अब चीन की नज़र गलवान घाटी पर है। गलवान घाटी चीन के लिए क्यों खास है, यह तो हम आपको आज बताएंगे ही। साथ ही आपको आज हम यह भी बताएंगे कि आज तक भारत के साथ चीन ने किस तरह की धोखेबाजी की। अपनी फितरत से उसने हमेशा ही भारत को अंधेरे व नुकसान में ही रखा है। भारत की आज़ादी के बाद से ही चीन ने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ मिलकर तो कभी अकेले भारत को कभी शांति से नहीं बैठने दिया है। आज हम आपको चीन के एक राज से रूबरू कराने वाले हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि चीन ने किन किन देशों की भूमि पर कब्जा कर लिया है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज की बात नहीं, चीन के साथ सबसे पहला युद्ध जो भारत ने लड़ा वह सन 62 का युद्ध था। पाकिस्तान के साथ सन 47, सन 1965 और 1971 का युद्ध, 1999 का कारगिल, वह भी हमें नहीं भूला होगा, जब ये सारे युद्ध हमें गहरे दर्द देते गए हैं। भारत विभाजन से पहले भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर बहुत सारे कष्ट दिए हैं। उन्होंने हमारे बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा है। आपको बताएं कि चीन ने भारत के जिन ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है उसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह, लद्दाख, लद्दाख का वह हिस्सा जिसमें गिलगिट और पाकिस्तान है, कश्मीर, अक्साई चीन के बहुत बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा है। सरकने की नीति पर आगे चलता हुआ चीन धीरे धीरे भारत की सीमा पर घुसता जा रहा है और उसका ये क्रम निरंतर जारी है। जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में जब चीन ने 1962 में भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया था, तब 1962 के युद्ध में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, तब भारत और चीन के बीच में नारा गढ़ा गया, हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने नेहरू को धोखे में रखा और चुपके से चीनी सेना को भारतीय क्षेत्र में घुसने का आदेश दे दिया। 1962 में भारत चीन का युद्ध सन 1900 का जो मेन कारण था वह था सन 1950 में चीन का तिब्बत पर कब्जा किया जाना। उसके बाद 1959 में तिब्बत में जब तिब्बती विद्रोह के बाद भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तो चीन इस बात पर भड़क गया और भारत चीनी सीमा पर हिंसक घटनाएं होना शुरू हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि सन 62 का युद्ध हुआ। और चीन युद्ध का दूसरा कारण हिमालय क्षेत्र का सीमा विवाद था। भारत इस भ्रम में रहा कि सीमा का निर्धारण हो चुका है और ब्रिटिश सरकार के समय सुलझा लिया गया है, लेकिन चीन इससे लगातार इनकार करता रहा। भारत ने चीन की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। इसके चलते चीन ने भारतीय सीमा के महत्वपूर्ण क्षेत्र जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना दावा जताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और माओ से तुंग के बीच में कई वार्ताओं के बाद भी जब मसला नहीं सुलझा, जिसका परिणाम 1962 के युद्ध के रूप में पूरे देश ने और दुनिया ने देखा। भारत चीन का युद्ध
20 अक्टूबर 1962 को लड़ा गया था। दोनों देशों के बीच यह युद्ध कहा जाता है कि करीब 1 महीने तक चला, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। कहा यह भी जाता है कि उस समय चीन की सेनाएं भारत के, आपको आज के उत्तर प्रदेश के लखनऊ के डालीगंज पुल तक चीन की सेनाएं घुस आई थी। इस युद्ध में भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कड़ी आलोचना आज भी की जाती है। दूसरी ओर नेहरू चीन के साथ नरमी से पेश आए, जिसके चलते भारत को अपना बड़ा भूभाग खोना पड़ा था। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और पूर्वोत्तर में अरुणाचल के क्षेत्रों की ही पारंपरिक सीमा का उल्लंघन करते हुए मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले किए। उसका परिणाम ये हुआ कि पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांगला और पूर्व में त्वांग पर चीनी सेना ने कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। एक गैर आधिकारिक आंकड़ों का विश्वास करें तो भारत चीन युद्ध में करीब 1383 भारतीय सैनिक मारे गए थे, जबकि 1047 भारत के सैनिक घायल हुए थे, जबकि 1700 सैनिक, जी हाँ 1700 सैनिक भारत के आज तक लापता हैं। उन्हें पता नहीं चला कि उन सैनिकों को चीन ने क्या किया या वह सैनिक कहाँ गए। जबकि 3968 से अधिक सैनिक को चीन ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरी ओर चीन के सिर्फ 722 सैनिक मारे गए और 1697 सैनिक घायल हुए। इस युद्ध में भारत की चीन के मात्र 12,000 सैनिक 80,000 सैनिकों से मुकाबला कर रहे थे। आपको बता दें कि भारत के पास उस समय सेनाएं इतनी विस्तृत नहीं थीं। इसी के चलते भारत के मात्र 12,000 सैनिक चीन की भारी भरकम सेना, जिसके मुकाबले भारत के 12,000 के मुकाबले चीन के 80,000 सैनिक खड़े थे, उनका हम डटकर मुकाबला कर रहे थे, जिसके चलते भारत उस युद्ध में परास्त हुआ था। जिसके बाद उस युद्ध को रोक दिया गया था, युद्ध विराम दे दिया गया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत के ये रहने के बावजूद एक निश्चित सीमा, भारत के ये चाहने के बावजूद कि एक निश्चित सीमा हो चीन को, लेकिन ये कभी मंजूर नहीं हुआ। भारत चाहता था कि चीन के बाद अब जब चीन का मन बदल गया है, ऐसी युद्ध विराम हो गया है, लेकिन भारत को लगना ये भारत की गलतफहमी थी। चीन कभी भी नहीं चाहता था कि चीन ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया मन से कि उसने युद्ध विराम कर दिया हो। चीन ने लद्दाख और पूर्वांचल के अरुणाचल की क्षेत्रों की पारंपरिक सीमा का उल्लंघन किया। यह सीमाएं भी चीन के लिए पूरी तरह से मान्य नहीं थी। कोलंबो शक्तियों के बाद ने 1962 के युद्ध के बाद हस्तक्षेप किया और भारत तथा चीन दोनों ही देशों को वहां से 26.5 मीटर पीछे जाने के लिए विवश कर दिया। कहा गया जहां उनकी सेनाएं खड़ी थी। भारत इसी के अनुसार आगे पीछे हट गया, लेकिन चीन पीछे नहीं हटा। उसकी सेनाओं ने अभी तक उन सीमाओं पर कब्जा कर रखा था। त्वांग से 60 किलोमीटर की दूरी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसे आज LAC कहा जाता है। ये अरुणाचल का वह हिस्सा है, लेकिन चीन लगातार अरुणाचल में घुसने का प्रयास करता रहा है और आज भी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश को अपने देश में सम्मिलित करने की चीन 1962 से लेकर आज तक लगातार कोशिश कर रहा है और कई बार पहले भी कोशिश कर चुका है, लेकिन राज्य की जनता के विरोध के चलते उसे अपने प्रयासों में कभी सफलता नहीं मिल पाई है। अरुणाचल प्रदेश को उसने अपने हिस्से के कब्जे वाले तिब्बत का हिस्सा माना है। तिब्बत के साथ अंग्रेजों के शासनकाल में, आपको बता दें, 1913-14 में सर हेनरी मैकमोहन के नेतृत्व में भारत का समझौता हुआ था, जिसमें 4,557 मीटर की ऊंचाई वाले हिमालय की चोटियों पर कहा गया था कि ये चीन का नियंत्रण है। उसके नीचे जितनी भी थी वह भारत की सेनाएं थीं। 1963 में पाकिस्तान ने चीन को कश्मीर का 4,000 किलोमीटर का हिस्सा सौंप दिया था, जिस पर चीन ने कराकोरम हाईवे बना रखा था। ये वो हिस्सा था जिसे पाकिस्तान ने चीन को सौंपा था, लेकिन यह भूमि भारत की ही थी, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाया और उसे चीन को सौंपा और कराकोरम हाईवे बनाया गया। उस हाईवे पर चीन
अब कब्जा करके बैठा है। चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख से अक्साई चीन और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश को वह अपना हिस्सा मानता है। उसका मानना है कि वह हिस्सा उसका है। लगभग स्विट्ज़रलैंड के बराबर वाले भाग, यानी जितना स्विट्ज़रलैंड है लगभग स्विट्ज़रलैंड के बराबर वाले भाग अक्साई चीन के कुछ हिस्सों पर चीन ने अपना अधिकार कर रखा है, जबकि यह आधिकारिक तौर पे आज भी भारत का हिस्सा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी भूमि पर इंच भर भी भूमि पर कब्जा नहीं है, तो ये सब आज गिनाना स्वाभाविक है। 1957 में अक्साई चीन में निर्माण कार्य भी किया गया, जिसका हालांकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नहीं हुआ, यह नेहरू के कार्यकाल से चला आ रहा है। और लेकिन यह क्रम जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंच भर भूमि नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि उनके कार्यकाल में भी चीनी सेनाएं घुसी हैं और हमारी कई सारी किलोमीटर पर, कई लाख किलोमीटर पर चीन का अवैध कब्जा हुआ है। 1957 में जब अक्साई चीन में निर्माण कार्य हो रहा था, जिसका पता भारत को करीब 1 साल बाद चीन का नक्शा देखकर चला, यानी कि अक्साई चीन में चीन ने अक्साई चीन के जगह पर निर्माण कार्य कर लिया जो हमारे अरुणाचल का हिस्सा था। और भारत यह तब जान पाया जब उसने 1 साल बाद चीन का नक्शा देखा। आप सोचिए, चीन की उस समय की तत्कालीन सरकार और तत्कालीन सेनाएं कितनी बेफिक्र थीं कि उन्हें पता भी नहीं था कि भारत की भूमि पर चीन सड़क बना चुका है, चीन निर्माण कार्य कर रहा है। चीन ने काराकोरम पास के जरिए तिब्बत और जिनजियांग प्रांत को जोड़ने वाले एकमात्र मार्ग पर भी कब्जा कर लिया है। अक्साई चीन नामक क्षेत्र जो पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य का भाग कहा जाता है, बाद पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आता है। यह 1962 से चीनी नियंत्रण में है, यानी कि जब युद्ध हुआ था उसके बाद से लगातार ये आज तक चीन के नियंत्रण में ही है, जबकि ये भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर को अक्साई चीन क्षेत्र से अलग जम्मू कश्मीर को अक्साई चीन से अलग करने वाली वास्तविक रेखा LAC जिसे कहा जाता है, वह उस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। मैकमोहन 1914 से मैकमोहन रेखा जिसके बारे में कहा जाता है 1914 में शिमला में उस समय के ब्रिटिश भारत साम्राज्य तिब्बत और चीन के बीच तिब्बत की स्थिति को निर्धारित करने के लिए ये विवादित समझौता हुआ था। बाद में चीन इस बातचीत से हट गया और चीन ने इस समझौते की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इसी समझौते के तहत ब्रिटिश भारत और तिब्बत की सीमा को निर्धारित करने के लिए इस समझौते को कराने वाले ब्रिटिश सचिव सर मैकमोहन के नाम पर 890 किलोमीटर लंबी मैकमोहन रेखा बनाई गई। इस मैकमोहन रेखा को भारत चीन, जहां इस रेखा को तिब्बत और चीन से आधिकारिक सीमा मानता है, चीन इसे अवैध करार देता है। चीन सर मैकमोहन ने भारत और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी एक सीमा रेखा खींची गई थी। इसे मैकमोहन लाइन नाम से आज भी जाना जाता है। तिब्बत से 1959 में दलाई लामा के निर्वासन के बाद चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ा, जिसमें दलाई लामा का साथ भारत ने दिया था। भारत ने उनको अपने यहाँ बुलाया था। चीन को 1951 में सबसे पहले भारत ने विश्व मंच पर राजनीतिक मान्यता दी थी। उसी ने 1962 में भारत के पंचशील जैसे सिद्धांत को ठुकराते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया। आपको बता दें, जो पंचशील सिद्धांत हुआ था उसमें क्या कहता है। भारत का कहना था कि विवादित क्षेत्र का 4000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जबकि चीन हालांकि इसे 2000 किलोमीटर बताता है, जबकि इसकी वास्तविक स्थिति यह है कि ये 4000 किलोमीटर का है। ये विवाद अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे चीनी क्षेत्र चीन जो है दक्षिणी तिब्बत कहता है। 1963 में पाकिस्तान ने चीन को कश्मीर का 4000 किलोमीटर का हिस्सा सौंप दिया, जिस पर चीन ने काराकोरम हाईवे बनाया। चीन इस हाईवे के साथ ही रेलवे लाइन बनाने की योजना बना रहा है, जिस पर जो है पूर्व कश्मीर राज्य के कुछ भाग ट्रांसकोरम ट्रैक्ट को पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिए गए थे, जिसका पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिए जाने का भारत ने विरोध किया था। लेकिन विरोध करने से क्या होता है। शेष क्षेत्र की 2 भागों में विलय किया गया। उत्तरी क्षेत्र जिसे गिलगिट पाकिस्तान कहा जाता है और दूसरा आज़ाद कश्मीर, जबकि मार्च 1963 में पाकिस्तान ने पीओके के गिलगिट पाकिस्तान वाले हिस्से में से एक इलाका
चाइना को गिफ्ट कर दिया। ये करीब 1900 वर्ग मील से भी ज़्यादा हिस्सा कहा जाता है। चीन को जब उसने ये हिस्सा गिफ्ट में दे दिया तो पाकिस्तान ने 2009 में बचे हुए पीओके के 2 टुकड़े और किए। एक का नाम गिलगिट पाकिस्तान रखा तो दूसरे का नाम आज़ाद कश्मीर। ये सारी भूमि भारत की है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया और उसको चीन को सौंपा है। यह आज़ाद कश्मीर दरअसल जम्मू का ही एक हिस्सा है। गिफ्टेड चाइना, अक्साई चीन, गिलगिट पाकिस्तान और भारत प्रशासित कश्मीर के बीच एक हिस्सा है जिसे सियाचिन ग्लेशियर भी कहा जाता है। उस पर भारत का ही अधिकार है, वह भी कश्मीर का हिस्सा है। मतलब ये पीओके और गिलगिट पाकिस्तान 2 क्षेत्र हो गए हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के पास अनुमानित रूप से तकरीबन 5134 वर्ग मील यानी करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर 13,296 वर्ग किलोमीटर भूमि का इलाका है। जबकि मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है। इसमें 10 ज़िले आते हैं। वहीं गिलगिट पाकिस्तान में 28,174 वर्ग मील यानी करीब 72,970 वर्ग किलोमीटर हिस्सा आता है। गिलगिट पाकिस्तान में भी 10 ज़िले आते हैं। इसकी राजधानी गिलगिट है। इन दोनों इलाकों की कुल आबादी 60 लाख के करीब आज भी बताई जाती है। मतलब ये है कि गिलगिट पाकिस्तान पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर का 85% हिस्सा है। चीन ने जिस तरह अक्साई चीन को हड़पा, अब पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी पर अपना कब्जा जमाने की नापाक कोशिश कर रहा है। यह उसके लिए नहीं है। हम आपको सारी बातें इस तरह की बता रहे हैं कि ताकि आप समझ सकें कि चीन ने किस तरह से भारत की भूमि पर कब्जा किया, किस तरह से पाकिस्तान ने उसकी मदद की। पाकिस्तान ने अरुणाचल, चीन ने पहले अक्साई चीन बनाया नेहरू के समय, अब उसकी नज़र गलवान घाटी पर है। चीन ने पाकिस्तान के कश्मीर यानी कि पीओके के 2000 वर्ग किलोमीटर 4000 किलोमीटर वर्ग का हिस्सा ले लिया। इसी तरह से अरुणाचल का हिस्सा ले लिया। वह सारा हिस्सा चीन की भूमि पर आता जा रहा है। गलवान घाटी पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश उसके लिए, यानी कि गलवान घाटी पर जो उसकी कब्जा की कोशिश है वह कोई नई कोशिश नहीं है। अक्साई चीन के ज़माने से ही चीन इस तरह की कोशिश करता चला आ रहा है। केवल भारत ही नहीं, करीब 2 दर्जन देशों की ज़मीनों पर चीन ने कब्जा कर रखा है। चीन की सीमा भले ही 14 देशों से लगती हो, लेकिन वह कम से कम 23 देशों की जमीनी या समुद्री सीमाओं पर अपना दावा ठोकता है। समुद्री सीमाओं पर एक ला ट्रोबे यूनिवर्सिटी जो एशिया सुरक्षा रिपोर्टों पर काम करती है, उसने अपनी रिपोर्ट में जो खुलासा किया है, उस रिपोर्ट की माने तो चीन अब तक सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि पर कब्जा कर चुका है। यह मौजूदा चीन का 43% हिस्सा है। यानी ड्रैगन ने अपनी विस्तारवादी नीतियों से पिछले 6-7 दशकों में अपने साइज में को लगभग 2 गुना कर लिया है। जब आप कहते हैं 43% हिस्सा कब्जा है उसका, यानी कि अगर 100% हिस्सा माने तो उसमें 43% हिस्सा चीन का अवैध कब्जे का है। चीन का लालच अभी इतनी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा है। चीन ने 1949 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के बाद से ही ज़मीन हथियाने की नीति पर काम करना शुरू किया था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2013 में सत्ता में आने के बाद चीन भारत से लगी सीमा पर मोर्चेबंदी तेज की थी, लेकिन उन्हें पहली बार इतनी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आइए अब हम आपको उसके कुछ अवैध कब्जों पर नज़र डालें। सबसे पहला, चीन ने एक ज़मीन कब्जा की है ईस्ट तुर्किस्तान की। 16.55 लाख वर्ग किलोमीटर का यह भूभाग है ईस्ट तुर्किस्तान का। 1934 में पहले हमले के बाद 1949 तक चीन ने ईस्ट तुर्किस्तान पर कब्जा किया। 45% आबादी वाले मुस्लिम इलाकों के इस इलाके में चीन आज भी जुल्म ढा रहा है। दूसरा हिस्सा है तिब्बत। 12.3 लाख वर्ग किलोमीटर वाले इस सुंदर प्राकृतिक देश जो कभी भारत का हिस्सा कहा जाता था, इस पर भी चीन ने 7 अक्टूबर 1950 को कब्जा कर लिया, जिसे आज भी अक्साई चीन कहा जाता है। 80% बौद्ध आबादी वाले तिब्बत पर हमला कर उसने अपनी सीमा का विस्तार भारत तक कर लिया है। इसके अलावा उसे यहाँ अपार खनिज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, मीकांग जैसी नदियों का स्रोत का खजाना भी मिल गया है। तीसरा इलाका है उसका इनर मंगोलिया, यानी 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर इस मंगोलिया पर
चीन ने अक्टूबर 1945 में कब्जा किया था। हमला करके इसको कब्जा किया। 43% आबादी वाले मंगोलियों की आज़ादी की मांग को यहाँ बुरी तरह से कुचला गया। यहाँ दुनिया का 25% कोयला भंडार है। आप समझिए, चीन की नज़र हमेशा उस ज़मीन पर रहती है जहाँ पर खनिज हो, जहाँ संपदा हो, जहाँ नदियों का भूभाग हो। आप समझिए, दुनिया का 25% कोयला मंगोलिया के इसी क्षेत्र में आता है, जिस पर चीन अपना कब्जा जमा के बैठा है। यहाँ की आबादी करीब 3 करोड़ के आसपास है, लेकिन आज इस पर पूरी तरह से चीन का कब्जा है। चौथा हिस्सा ताइवान का है, जहां 35,000 वर्ग किलोमीटर वाले समुद्रों से चारों ओर से घिरे ताइवान पर लंबे समय से चीन की नज़र है। 1949 में कम्युनिस्टों की जीत के बाद राष्ट्रवादियों ने ताइवान में शरण ली। चीन अपना हिस्सा इसे आज भी मानता है, लेकिन ताइवान डटकर उसके सामने खड़ा है। ताइवान को अमेरिकी समर्थन भी प्राप्त है, जिसके चलते चीन चाहकर भी उस पर कब्जा नहीं जमा पा रहा है। इसी तरह से हांगकांग है। चीन ने 1997 में हांगकांग पर भी जबरन कब्जा किया। इन्हीं दिनों वह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर हांगकांग पर शिकंजा कसने की फिराक में है। 50.5% वाली व्यापारी चीन का विदेशी निवेश और व्यापार हांगकांग के जरिए ही आता है। यानी चीन जो 50% व्यापार करता है वो हांगकांग के जरिए ही करता है। एक हिस्सा और है माकाऊ, वहाँ के हिस्से भी जान ली, वहाँ की स्थितियाँ भी जान लीजिए। 450 साल के शासन के बाद 1999 में पुर्तगालियों ने चीन को मकाऊ खुद से सौंप दिया। भारत की बात इतनी देर से हम आपको बता रहे हैं। चीन ने भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर कब्जा कर रखा है। 14,380 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अक्साई चीन का है। 5,180 वर्ग किलोमीटर चीन वह इलाका है जो पीओके का है, जिसे पीओके पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। पूर्वी चीन सागर जापान से जद्दोजहद 81,000 वर्ग किलोमीटर के 8 द्वीपों पर चीन की नज़र है। 2013 में चीन के वायु सीमा जोन बन जाने से विवाद बढ़ गया था। रूस से भी चीन का सीमा विवाद चल रहा है। रूस से 52,000 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र पर चीन का विवाद चल रहा है। चीन उस पर अपना कब्जा बताता है, जबकि रूस लगातार उस पर रूस उस पर कह रहा है कि हमारा है। 1959 से चीन हमले की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह लगातार रूस से मुँह ही खाता चला आ रहा है। इसके चलते दोनों देश, चीन और रूस, दोनों आपस में एक दूसरे पर जमे हुए हैं। दक्षिण चीन सागर, इस क्षेत्र में 7 देशों से हड़पने की कोशिश ताइवान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर से उसका चीन का तनाव चल रहा है। करीब 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर से फैले दक्षिणी चीन सागर का 90% क्षेत्र पर दावा करता है। चीन ने पार्सले स्पोर्ट्स द्वीपों पर कब्जा जमाकर सैन्य अड्डे जमाए हैं। यहाँ से 33% यानी कि करीब 3.37 लाख करोड़ का सालाना वैश्विक कारोबार चीन अकेले 77 अरब डॉलर का तेल, 266 लाख क्यूबिक गैस का भंडार है। आप सोचिए, पर दुनिया का 25% हिस्सा कोयले का कारोबार, वहाँ चीन का कब्जा है। जहाँ 77% जो हिस्सा है तेल का, वहाँ पर चीन का कब्जा है। जहाँ पर गैस का बड़ा क्षेत्र है, वह भी चीन का कब्जा है। यानी तेल, गैस, पेट्रोल, ये तीनों चीज़ों पर चीन का कब्जा है। अब आपको बताते हैं चीन की मुश्किल यही है कि चीन ने माना है कि उसका आर्थिक गलियारा संकट में है। 40% परियोजनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। 20% प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पे हैं। 3.7 लाख करोड़ के गलियारे से 100 देश जुड़े हुए थे। आपको बता दें, अब आपको हम ले चलते हैं उस रास्ते पर जहां आपको बताएंगे कि भारत चीन के बीच किस तरह के संबंध थे, भारत चीन के बीच में किस तरह के जो है संबंधों को जिया जाता था, कैसे भारत और चीन का रिश्ता हुआ और आज जो स्थितियां हुई वह कैसे हुई। तो चलते हैं, आपको बताते हैं। भारत चीन दोनों पड़ोसी और विश्व के 2 सबसे विकासशील देश हैं। दोनों के बीच लंबी सीमा रेखाएं हैं। दोनों के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहा है। भारत कहा जाता है कि भारत से बौद्ध भूमि का धर्म का प्रचार हुआ है। यानी कि अगर भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है तो वो चीन की भूमि पर ही हुआ है। चीन के लोगों ने प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के विश्वविद्यालयों
नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय का चुनाव किया था। यानी कि क्योंकि उस समय दुनिया में, भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में अगर यही दो विश्वविद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। आज भी इन दोनों विश्वविद्यालयों को बहुत गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। भले ही कुछ विवाद जरूर खड़े हो गए हैं अब आधुनिक समय में, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय इन दोनों को हमारे देश का गौरव इसीलिए कहा जाता है। 1954 के जून माह में चीन, भारत व म्यांमार के बीच में, आप जरा ध्यान से समझिए कि जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से भारत और चीन के बीच में संधियाँ हुई, जिसको चीन ने तोड़ा, और सिद्धांतों को चीन ने किस तरह से कोताही बरती, और उसकी वजह से ही आज भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वहाँ पर आकर के हम खड़े हो गए हैं। 1954 के जून माह में चीन, भारत और म्यांमार, इन तीनों देशों के बीच में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील पर सिद्धांत पर समझौता किया गया। अब आपको बताते हैं ये पंचशील सिद्धांत क्या थे। पंचशील सिद्धांत में यह है कि एक दूसरे की प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखंडता का सम्मान किया जाए, एक दूसरे पर आक्रमण ना किया जाए, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल ना दे दी जाए, समानता व आपसी लाभ के आधार पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बरकरार रखा जाए। यही दो पंचशील सिद्धांत प्रवर्तित किए गए थे। पंचशील चीन व भारत द्वारा दुनिया की शांति व सुरक्षा में किया गया एक महत्वपूर्ण योगदान था और आज तक दोनों देशों की जनता की जुबान पर है। दोनों देशों को लगता है कि हम पंचशील के सिद्धांत पर चल रहे हैं। दोनों देशों को लगता है, और शायद तत्कालीन सरकारों को भी लगता था कि जब 62 में ये पंचशील 1959 में जब ये पंचशील सिद्धांत पर समझौता हो गया है तो शायद अब भारत चीन के बीच में हमेशा सब कुछ ठीक ही ठीक होगा। लेकिन चीन ने मैत्री संबंधों को ताक पर रहकर 1962 में भारत पर आक्रमण किया। आप समझिए, भारत, चीन और म्यांमार के बीच में 1959 कोई समझौता हुआ और 1962 में चीन ने इन संबंधों को दरकिनार करके इस समझौते को चुनौती देते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत की बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और 21 नवंबर 1962 को एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा भी कर डाली। उस समय से ही दोनों देशों के संबंध आज तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद, यानी जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री जो दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने एक पहल की कि चीन के साथ अब शायद संबंध अच्छे बनाए जा सकें। 1962 के बाद हम आपको बात कर रहे हैं, जिक्र है ये 1965 का, यानी 1965 में उन्होंने कोशिश की कि चीन के साथ दोस्ती आगे बढ़ाई जाए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को भी इसमें सफलता नहीं मिली और चीन ने 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान का एक तरफा समर्थन कर दिया। आप समझिए, 1962 में उसने भारत के साथ खुद हमला किया। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री कोशिश कर रहे थे कि चीन के साथ संबंध अच्छे हों, तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और चीन जाकर के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और पाकिस्तान के साथ उसने युद्ध किया, मतलब खुल करके साथ दिया और 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का समझौता हो गया। अतः चीन के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। पाकिस्तान ने भारत के शत्रु की हैसियत से चीन के काराकोरम क्षेत्र में बसा दिया। जब चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया तो पाकिस्तान ने अपने हिस्से में, जो भारत का हिस्सा था, उसमें पीओके का 2600 वर्ग मील भूभाग चीन को सौंप दिया, जिसे चीन के साम्यवादी दल के सर्वाधिक शक्तिशाली नेता और चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जोमिन ने नवंबर 1966 में 3 दिन की यात्रा की। ये चीन के किसी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा थी जो उस समय की गई थी। इस यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक समझौता किया गया। इस समझौते के अंतर्गत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर एक दूसरे के द्वारा आक्रमण नहीं करने का वचन दिया गया। दोनों देशों ने अपने सैनिक बल का प्रयोग न करने का और हिमालय की झगड़े वाली सीमा पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का समझौता किया। इस यात्रा के बाद, इस यात्रा के समय
करीब 11 बातों पर समझौता किया गया था। अक्टूबर 1967 में भारत और चीन के मध्य तेल और गैस की प्राप्ति करने की भागीदारी करने के लिए फिर एक समझौता किया गया। 70 के दशक में मध्य तक भारत और चीन के संबंध शीतकाल से निकलकर चीन के संबंध एक बार फिर घनिष्ठता की ओर भारत से बढ़ने लगे। जनवरी 1980 से चीन ने भारत के प्रति कुछ नरमी भी दिखाई। यह चीन की धोखे की एक नई चाल थी। चीन एक धोखे की नई इबारत लिख रहा था, लेकिन भारत इसको समझ नहीं पाया। जनवरी 1980 में चीन ने जब नरमी दिखाई तो भारत ने सोचा कि अब हमारे और चीन के बीच में अब एक नरमी आ रही है, और उसे लगा कि ये सुधार की एक आशा भारत के जगी। लेकिन सन 1998 में दोनों देशों के मध्य में फिर से तनाव पैदा हुआ। भारत ने 11 से 13 मई 1998 के मध्य में 5 परमाणु परीक्षण कर अपने देश को जब शस्त्र साधारक देश घोषित किया। उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन को भारत का सबसे बड़ा शत्रु की संज्ञा दे डाली। चीन यानी कि चीन इज़ अ एनिमी नंबर 1, जिसमें चीन की मानसिकता अचानक, जिससे जब ये सारी चीज़ें बन गई, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि भारत के बीच में जो है भारत कोई परमाणु समझौता करे, लेकिन भारत ने परमाणु परीक्षण किया, अपने देश को परमाणु संपन्न देश बनाया। चीन इसका विरोध कर रहा था, जिसके चलते चीन को कहा गया कि चीन जो है भारत का, इसी के चलते चीन भारत का नंबर 1 एनिमी बन गया। और जो है चीन को ये बातें वहीं से खटकने लग गई और चीन ने अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिल करके भारत पर दबाव डाला कि एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत को हस्ताक्षर कराया जाए। भारत को लगातार बाध्य कर रहा था। 5 जून 1998 को चीन के द्वारा दबाव बनाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा परीक्षण बंद करवाने, शस्त्र विकास कार्यक्रम बंद कराने एवं सीटीबीटी तथा एनपीटी पर हस्ताक्षर कराने का प्रस्ताव पास करा दिया गया। जुलाई 1998 में चीन को मदद मिली। एडिशनल रीजनल फोरम की बैठक में विदेश मंत्री जसवंत सिंह और चीन के विदेश मंत्री तांग जियांग के मध्य वार्ता हुई। दोनों ने उच्च सरकारी विमर्श को करके रखने का निर्णय किया। अक्टूबर 1998 में चीन ने अटल बिहारी वाजपेयी को दलाई लामा की मुलाकात की हुई। अक्टूबर 1998 में चीन की जब भारत चीन के दलाई लामा की भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात हुई, जिसका चीन ने जमकर विरोध किया और चीन ने इसे तिब्बत कार्ड की संज्ञा दे डाली। कहा कि तिब्बत कार्ड का प्रयोग भारत कर रहा है और फरवरी 1966 को भारत के संबंधों में मिठास लाने की पहल करते हुए फिर एक मंत्रालय स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन विचार विमर्श के लिए चीन भेजा। चीन के रुख को भारत मंत्रालय ने अपने हित में नहीं देखा और चीन इसे सकारात्मक ढंग से देख रहा था और उससे मान रहा था कि ये एक प्रगतिवादी दृष्टिकोण है। अप्रैल 1996 में बीजिंग में एक 11वीं बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के विकास और नए पहलुओं पर विचार हुआ। एक बार पुनः दोनों देशों के मध्य में संबंधों को लेकर के तार जोड़े गए। माना जा रहा था कि अब दोनों देशों में सुधार दिखने लगेगा। जून 1966 में भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने चीन की यात्रा भी करी। ये पहला मौका था जब भारत का कोई मंत्री चीन के दौरे पर गया था। दोनों देशों के बीच में उच्च स्तरीय वार्तालाप हुई। दोनों देशों के बीच परस्पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग विकसित करने वाले, जैसा अमूमन होता है, दोनों देशों में समझौता हुआ। निर्णय लिया गया कि दोनों देश मिलजुल कर काम करेंगे। भारत चीन के व्यापार को $2 बिलियन से अधिक बढ़ाने व साझे समूह के कार्य समूह में गतिविधियों लाने के लिए भी निर्णय लिए गए। ये कई सारे निर्णय हुए, लेकिन कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को दोषी ठहराते हुए फरवरी 2000 में भारत ने चीन की WTO सदस्यता समाप्त करने का प्रार्थना पत्र दिया। मार्च 2000 में भारत और चीन के मध्य में बीजिंग में सुरक्षा वार्तालाप का पहला दौर आरंभ हुआ, जो सचिव स्तर का था। सुरक्षा वार्तालाप 2 दिनों तक चला। इस कार्यक्रम में भारत को CTBT और NPT पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। मई 2000 में भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन ने भी चीन की यात्रा की। दोनों देशों के बीच में फिर उसी तरह की बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद जो
स्थितियां थी वो वहीं के वहीं रुकी रहीं। दोनों देशों के बीच आर्थिक सलाहकार, व्यापार इस तरह के द्विपक्षीय समझौते हुए, लेकिन चीन अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करना चाह रहा था, भारत प्रकट करना चाह रहा था, लेकिन कोई निष्कर्षजनक ऐसी बात नहीं हो पाई दोनों देशों के बीच में। 2001 में चीनी नेता ली फंग ने भारत यात्रा की। 2002 में चीनी प्रधानमंत्री जू रोंगजी ने भारत यात्रा की। इसके बाद 2003 में भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की। उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री वन चाओपाओ के साथ चीनी भारत संबंधों के सिद्धांतों और चौमुखी सिद्धांत सहयोग पर घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किया। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि चीन और भारत के बीच में तमाम सारे समझौते किए गए कि हाँ सब अच्छा होगा, लेकिन हमेशा की तरह फिर से ये सारी चीज़ें खारिज करता हुआ चीन चला गया और द्विपक्षीय समस्याओं और क्षेत्रीय समस्याओं पर दोनों के समान रुख भी स्पष्ट कर दिए गए। इसे भावी संबंधों के विकास की निर्देशन करने वाला दस्तावेज कहा गया। चीन के प्रधानमंत्री वैन निर्देशन ने चीन का दस्तावेज कहा और चीन के प्रधानमंत्री ने इसे कहा कि ये एक अच्छा है, लेकिन जो है उसे अच्छा नहीं माना गया। वह समझौता ऐसे ही चलता रहा और चीन के प्रधानमंत्री ने 2005 और 2010 में भारत की यात्रा की। चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने 2006 में भारत आए। भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी 2008 में चीन की यात्रा की। चीन के प्रधानमंत्री भी 2013 में भारत आए। इसके अलावा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी 2 बैठकें हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2011 में चीन का दौरा किया। जिनताओ ने 2012 में दिल्ली का दौरा किया। एक यात्रा अक्टूबर 2008 में असेम शिखर सम्मेलन को लेकर के बीजिंग में की गई। दोनों देशों के बीच में यानी कि इतनी यात्राएं तब से लेकर चली आ रही हैं और अभी तक भारत और चीन के बीच में इतनी बैठकें, इतने दौरे, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का जाना, भारत के राष्ट्रपति का जाना, दोनों देशों के बीच में सचिव शिखर स्तर की वार्ता करना, और तब से लेकर के चला आ रहा, ये आज से नहीं शुरू हुआ है भारत चीन का बात। 1959 से लेकर के अभी तक दोनों देशों के बीच कमोबेश ऐसी ही बैठकें चल रही हैं। जितने भी समझौते हुए भारत पर दबाव डलवा करके चीन ने, जब हमारा देश परमाणु संपन्न देश हुआ रहा था तो CTBT पर हस्ताक्षर करा लिए ताकि हम और परमाणु समझौते न कर सकें। इसके अलावा चीन ने अक्साई चीन का निर्माण कर लिया, पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर के 1965 में उसने पाकिस्तान का साथ दिया। 1962 में उसने चीन पर भारत पर आक्रमण किया और जब उसने भारत की बड़ी भूमि पर कब्जा कर लिया तो एकतरफा उसने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। चीन के साथ जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तब भी वह खड़ा था और वह चाहता था कि ये युद्ध लंबा चले, लेकिन पाकिस्तान की उस समय की क्षमता ऐसी नहीं थी और वह युद्ध भी 1965 का युद्ध रोका गया, जिसके चलते चीन के मंसूबों पर पानी फिरा। चीन की दरअसल नीयत ही ऐसी है कि वह सिर्फ दूसरे देशों की ज़मीनों पर कब्जे करके आगे बढ़ना चाहता है। उसकी नज़र हर देश की उस ज़मीन पर होती है जहां उस देश का खनिज हो, जहां उस देश की संपदा हो, जहां उस देश का जो है ऐसा व्यापारिक हिस्सा हो जहां से उस देश की रोजी रोटी चलती हो, जहां से उस देश की अर्थव्यवस्था चलती हो। लेकिन भारत की इसी चलते नेहरू ने कभी स्वीकार नहीं किया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। नेहरू ने भी, उस समय के प्रधानमंत्री ने भी कभी नहीं माना कि चीन ने भारत की इंच भर भी भूमि ली है और अक्साई चीन बन गया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं मान रहे हैं कि चीन ने भारत की जबड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है और स्थिति बच्चा देख रहा है। गलवान घाटी पर, हमारी सीमा पर चीन के विमान गरज रहे हैं। चीन रोज़ नए वीडियो बना करके हमारी सेनाओं को डराने का प्रयास करता है। उसे लगता है कि उसे इस तरह के जो वीडियो डिस्प्ले करके हमें भेजेगा तो उससे लगेगा भारत की फ़ौजों का उत्साह ठंडा करने की जो वो एक गलत भूल कर रहा है। लेकिन चीन को याद रखना होगा कि ये वो भारत नहीं है। अब भारत की स्थितियाँ बदली हैं। भारत अब परमाणु संपन्न देश है और चीन की हर साजिश का जवाब देने के लिए सक्षम है। लेकिन फिर भी चीन अभी भी खुलकर सामने युद्ध नहीं कर रहा है। चीन भारत पर साजिशन हमला करता है, हमारे सैनिकों पर तार लगे हुए रॉड से उन पर हमला करता है, फायरिंग नहीं करता है। उधर पाकिस्तान के साथ वो मिला हुआ है, उधर हमारे दुश्मन देश नेपाल के साथ मिला हुआ है। दोनों देशों के साथ मिलकर के चीन एक ऐसी साजिश रच रहा है कि ताकि भारत के बड़े भूभाग पर फिर से कब्जा किया जाए। इसलिए
हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है कि वो खुले मन से इसको स्वीकार करें कि चीन ने भारत की भूमि पर प्रवेश किया है, भारत की भूमि पर अधिक अवैध ढंग से कब्जा किया है, ताकि दुनिया भर की नीतियों, दुनिया भर की सरकारों से, दुनिया के अन्य देशों से चीन पर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके और चीन पर एक ये एहसास कराया जा सके कि वो आज भी अपनी गलत नीतियों के चलते भारत की भूमि पर कब्जा जमाए बैठा है। क्योंकि यह तो तय है ही है कि प्रधानमंत्री के कह देने से ये नहीं हो जाएगा कि उसने कब्जा नहीं किया है, क्योंकि यह इंटरनेट का युग है, यहाँ सब कुछ देखता है, यहाँ सब कुछ दुनिया की नज़र में सब कुछ उपस्थित है। इसलिए सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। भारत को चाहिए कि वो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे और भारत इस पर तैयार है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि कोई भी देश हमारे देश की इंच भर भी भूमि पर नहीं घुसाया है, तो ये हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात देश की हो तो वहाँ सियासत नहीं करनी चाहिए, वहाँ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र धर्म सबसे पहले है। धन्यवाद, शुक्रिया।